नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है मध्य प्रदेश के सिलवानी कस्बे की है। यहाँ की एक घटना है और मानसिंह के जो एक व्यक्ति रहते हैं वह अपने परिवार के साथ में, जिसमें उनके परिवार में उनकी पत्नी पुनिया और उनके 3 बेटे और उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ सब साथ में मिलके रहते थे। इनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती था। इसके अलावा ये मेहनत मजदूरी भी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन खेती करने में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। उसी पानी की समस्या की वजह से खेती में कई प्रकार की परेशानियां आती थी और उसका समाधान करने के लिए उन्होंने बगल में एक कुआं बनवा रखा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कुआं एक दिन उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सुबह के। ये 2023 की घटना है। सुबह के समय में जब पूरा परिवार उठ जाता है और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, तो परिवार के सभी सदस्य कुछ देर तो अपने कामों में इधर उधर लगे रहते हैं। उसके बाद जो पुनिया रह मानसिंह की पत्नी, वो अभी तक नहीं उठी थी। उनको थोड़ी चिंता हुई कि मेरी जो पत्नी है पुनिया, वो तो सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। सुबह उठकर उनकी आदत है रोज काम करने लग जाती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वह सुबह जल्दी न उठे। उन्हें बड़ी चिंता हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार जाके देखा जाए कि पुनिया कैसे नहीं उठी है, तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। तो वह जाते हैं पुनिया को देखने के लिए। लेकिन जब वह जाते हैं कमरे में, उसको देखकर वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि पुनिया वहाँ बिस्तर पे नहीं होती है। वह दंग रह जाते हैं कि पुनिया बिस्तर पे नहीं है तो कहाँ गई है। और जो उनका बिस्तर था वह भी जो खून के कुछ धब्बे जो थे उनके बिस्तर पे लगे हुए थे। उसको देखकर भी उनको चिंता होती है। उसके बाद वह चिंता करते हुए सबसे बातचीत करते पूछते हैं। उनकी एक 18 साल की पोती थी जो उनके साथ सोती थी, उससे भी पूछताछ की जाती है। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ गए हैं। वह ऐसा जवाब देती है। उसके बाद उनके पति मानसिंह को बड़ी चिंता हो जाती है। वह इधर उधर उसे तलाशना जारी कर देते हैं कि आखिर में सुबह सुबह उनकी पत्नी कहाँ चली गई है। और उनके बिस्तर पे जो खून के डब्बे हैं उसे देखकर भी उन्हें बड़ी चिंता होने लगती है और मन में एक बेचैनी सी होने लगती है। कुछ सोचते सोचते वे कुएं पे जाके बैठ जाते हैं। कुएं पे जब वो बैठे रहते हैं, अचानक उनकी नज़र नीचे पड़ती है तो देखते हैं कुएं का पानी लाल है और उनकी पत्नी की जो लाश है, बॉडी है और उनकी साड़ी है, कुएं में तैर रही है। उसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह परिवार वालों को आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं कि देखो कुएं के अंदर तुम्हारी माँ की बॉडी तैर रही है और इनकी साड़ी भी तैर रही है। उसके बाद ये सब देखकर उनके मन में, सबके मन में खलबली मच जाती है। सब चिंता में डूब जाते हैं और फिर गांव के लोगों को भी धीरे धीरे पता चलने लगता है। ये खबर तेजी से फैलने लगती है। गांव के लोग भी सब इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बाद में सब लोग निश्चय करते हैं कि ये खबर पुलिस को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस आके ही पूरी तहकीकात करेगी। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उनका जो एक बेटा होता है पुलिस के पास तुरंत जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उनका बेटा जो है उसे भी बड़ी चिंता होती है, इसीलिए तुरंत थाने में जाता है और वहाँ के टीआई जो होते हैं उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी देता है, बताता है। टीआई भी पूरा मामला सुनकर दंग रह जाते हैं कि बड़ा विचित्र सा केस है और वह तुरंत उनके घर की तरफ रवानगी ले लेते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। सबसे पहले पुनिया की जो बॉडी है कुएं से बाहर निकाली जाती है। जब बॉडी वो लोग बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उनके सर पर वाकई में चोट आई हुई है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उनके उनके ऊपर किसी ने वार किया है और उसके बाद उन्हें नीचे गिरा दिया है। और उनका बिस्तर वगैरह, उनका रूम भी जब चेक किया जाता है तो पुलिस को वहाँ पे खून के धब्बे दिखते हैं। पुनिया के पास में जो उनकी पोती 18 साल की सोती थी, टीआई साहब ने उनसे भी पूछताछ की और एक लेडी कांस्टेबल थी, वो भी उनसे पूछताछ की तो बताई कि दादी तो रात में खाना खा के जल्दी सो गई थी और मैं भी सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता है, क्योंकि हम लोग सो गए थे गहरी नींद में। रात में ये सब कैसे हो गया मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है।
लेकिन जो टीआई साहब है उन्हें शक होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पास में कोई सोया है और उसे बिल्कुल भी भनक ही नहीं लगी, कुछ आवाज़ ही नहीं आई कि कैसे पुनिया को मार दिया गया और कुएं में फेंक भी दिया गया। तो ये बात उनको बड़ी विचित्र लगती है। फिर उसके बाद वो लोग पूछताछ जारी कर देते हैं और आसपास में भी पूछते हैं और टीआई साहब को तो थोड़ा शक हो ही गया था। इसके बाद उन्होंने इस सब कामों के लिए अपनी एक अलग से टीम गठित करने का सोचा। उसके बाद उन्होंने टीम गठित की और आसपास की सभी जगहों में पूछताछ करने लगे। गांव वालों से भी पूछा गया करा गया तो उन्होंने सोचा कि गांव से उनको कुछ सुराग नहीं लगा, लेकिन उनको कहीं न कहीं उस पोती पे शक हो रहा था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात क्लियर हो गई थी, पुनिया की हत्या किसी धारदार चीज से या किसी हथियार से की गई थी। तो और फिर उसके बाद में उसे कुएं में फेंका गया था। लेकिन पुलिस अब ये भी शक कर रही थी कि यदि उनकी पोती भी ये सब कर सकती तो कुएं के पास में वो अकेली लाकर उन्हें कैसे फेंकेगी, और कुछ न कुछ हो इनकी पोती का इसमें हाथ जरूर है। वो कुछ तो भी छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को बार बार उसके ऊपर शक जा रहा था। फिर पुलिस ने सोचा क्यों न इनकी पोती की कॉल डिटेल निकाली जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सुराग हाथ लग ही जाएगा। फिर पुलिस इन सब काम में जुट जाती है। अलग से टीम को ये कार्य सौंपती है कि उसकी पोती है पुनिया की, खुशबू नाम की, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, तब कुछ न कुछ हाथ लगेगा। उसके बाद पुलिस अपने काम में लग जाती है और उसकी कॉल डिटेल की जानकारी निकालने में जुट जाती है। उसी बीच टीआई साहब को गांव उनके पुनिया के घर से कॉल आता है कि पुनिया अचानक घर घर से भाग गई है किसी के साथ में अपनी कपड़ों की बैग लेके। तो वो जो पुलिस है तुरंत सख्ते में आ जाती है। पुलिस जितनी भी स्थान रहते हैं बाहर जाने के, सबको मतलब अपने कब्जे में ले लेती है और जांच पड़ताल चालू कर देती है। बोलती है जहाँ जहाँ बाहर जाने के रास्ते हैं सभी को बंद कर दिया जाए ताकि वह कहीं दूर न जा सके। और पुलिस जल्द ही उसको पकड़ लेती है, खुशबू को पकड़ लेती है। तो उस समय जब उसके साथ में एक लड़का भी हाथ लगता है जो उसी के बगल में रहता है। वो लड़का उसका दोस्त होता है, अक्सर उस लड़के का उसके घर आना जाना भी रहता है। उस पुलिस जब उसे पकड़ के लेके आती है और पूछताछ शुरू करती है तो बात तो इधर उधर घुमाने की कोशिश करने लगती है ताकि पुलिस को शक न हो। लेकिन पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम भाग क्यों रही थी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम क्यों भाग रही थी, तो वह डर के मारे बोलती है कि मेरे ऊपर सब इल्ज़ाम आ जाता इसलिए मैं भाग रही थी। मैंने ऐसा करके वह बोलती है। खुशबू जो होती है 18 साल की रहती है, लेकिन उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। वह ज़्यादा नहीं पढ़ती है, 12वीं तक पढ़कर ही उसकी घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी थी और वह घर में ही रहती है। और उसके बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पहले बहुत नौटंकी करती है, लेकिन उसके बाद जो वो सच्चाइयाँ बताती है वो सही में दंग कर देने वाली थी। जो खुशबू ने सच्चाई बताई उसी को हम डिटेल में आपको पूरा बताते हैं। खुशबू जो थी है ना बहुत ही खूबसूरत थी दिखने के अंदर, लेकिन जैसे वो स्कूल जाती थी तब कई लड़के उसकी खूबसूरती की वजह से उसे देखा भी करते थे। लेकिन शुरू शुरू में उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसे भी इंटरेस्ट आने लगा कि मेरा भी कोई फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। तो बगल में ही रहने वाले लड़के से इसने फ्रेंडशिप करी, दोस्ती बढ़ाई। पहले उस लड़के ने इसको प्रपोज किया तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वह कहीं ना कहीं चाह रही थी, वह भी इसे पसंद करने लगी थी। तो दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और दोनों का मिलना जुलना ये सब शुरू हुआ। दोनों मिलते थे, उनके घर के पास में एक बाड़ा था वहाँ मिलते थे और फ़ोन में भी इनकी अक्सर बातें हुआ करती थी। यहाँ तक तो परिवार वालों को पता नहीं था। उनका ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चलते रहा। पुनिया को जब भी उनके परिवार, वो अपनी दादी के साथ अलग कमरे में सोती थी और परिवार के दूसरे बच्चे जब भी उसके साथ सोने के लिए बोला करते थे तो वो सबसे झगड़ा कर लेती थी। बोलती थी कि नहीं, मैं अपने बिस्तर पे किसी को नहीं सुलाऊंगी, मैं अकेली ही सोऊंगी। वह किसी को नहीं सोने देती थी। और जब वो बाड़े में वो जो उससे मिलने आता था उसका फ्रेंड, तो दोनों बाड़े में मिला करते थे, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत असुविधा लगती थी। तो रात में अंधेरे में पुनिया की पोती है खुशबू, वो क्या करती थी, उसे अपने कमरे में ले आती थी। अंधेरा रहने से पता भी नहीं चलता था
और दोनों चद्दर ओढ़ के अपना काम किया करते थे और उनकी दादी को नहीं पता चलता था, वो बगल में सोई रहती थी और दिन भर खेतों में काम करने से वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते थे और गहरी नींद में सो जाते थे, इसलिए उनको नहीं पता चलता था और अंधेरा रहता था। चद्दर ओढ़ के वो लोग चुपचाप में अपना काम किया करते थे। धीरे धीरे उनके संबंध गहरे बनने लगे थे। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन पुनिया की जो पोती थी खुशबू, उसकी जो हिम्मत थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनका डर खुल गया था, तो आवाज़ें धीरे धीरे कमरे में आने लगी थी, बढ़ने लगी थी। दोनों मिलके जो काम करते थे उसकी आवाज़ें कमरे में अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो एक दिन उसकी दादी की अचानक आँख खुल गई, आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो दादी ने देखा कि खुशबू का जो बिस्तर है वह हिल रहा है। तो फिर वो दादी ने सोचा क्यों ना पास में जाके देखा जाए। जब दादी पास में गई और उसने चद्दर हटाया तो देखकर दंग रह गई कि खुशबू एक लड़के के साथ थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने पति को आवाज़ लगाने की कोशिश करने लगी, जितने में उनकी जो पोती है उसने उनका मुंह दबा दिया और जो उसका दोस्त है वो किसी चीज़ से उनके सर पे ज़ोर से वार करता है। ऐसे में वह मौके पर ही वो दम तोड़ देती है। उसके बाद दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और बगल के कुएं में ले जाके उठा के अपने कंधे पे उसका दोस्त उसे उस कुएं में गिरा के आ जाता है। उसके बाद कमरे में फिर से वो अपना काम करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में उसका दोस्त चले जाता है। और पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड निकलवाई थी खुशबू की, तो उसमें भी उससे बात करने का उसमें रिकॉर्डिंग में आ गया था कि वह उसी लड़के से बातें किया करती थी। उस रात भी उसने 3 बजे के बाद उससे बार बार बात की थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि हमने काम तो कर दिया है लेकिन हम पकड़े जाएंगे। इसी डर से वह उससे बार बार उस रात कॉल पे बात भी कर रही थी। तो ऐसे करके पुलिस को जब ये पूरी बात पता चलती है कि खुशबू ने अपना पाप छुपाने के लिए अपने दादी को इस अंजाम तक पहुंचा दिया, तो पुलिस भी बड़ी शॉक्ड हो जाती है। पूरा परिवार को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, सब दंग रह जाते हैं ये पूरी बात सुनकर। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मतलब इंसान जो गलती करता है वह कभी छुपती नहीं है। इंसान कितना भी पाप करो वह कभी छुप ही नहीं सकता है। तो पुलिस ने आखिर में उन्हें पकड़ ही लिया। पुलिस की नज़र से तो कोई बच भी नहीं सकता है। तो इस कहानी को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली नई कहानी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।